हेलो साथियों, आपको पिछले लेक्चर का याद होगा कि हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक सेक्शन को देखा था और उसमें जो है किस तरह से कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे हमने बात की थी। उसके अलावा जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियाँ मतलब जनरेशन हैं, उनके बारे में बात की थी। देखिए, यूट्यूब लेक्चर का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि यदि किसी क्लास में कई बार क्या होता है कि आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो और एब्सेंट हो जाते हो, तो पिछली वाली क्लास में आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन यूट्यूब के जो लेक्चर बन रहे हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है कंप्यूटर की, आपको हमेशा उसका पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर देखते हुए सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, ताकि क्या होगा कि जो मैं आज समझा रहा हूँ ना, एक्चुअल में वो पिछला कहीं ना कहीं लिंक वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपको याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में हमने जो है ना कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, मेमोरी यूनिट्स वगैरह सब कुछ देख लिया था। तो आज जो है उसके बाद में हमने जो है जो कंप्यूटर में जो जनरेशन थी, पीढ़ियाँ थी, है ना, अलग अलग पीढ़ी, जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसिंग यूनिट किसका प्रयोग किया जा रहा था, थर्ड जनरेशन में प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी, सेकंड जनरेशन में प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी और फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। और आपको मुझे ये भी बताना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। मैंने आपको बताया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक मैंने किसको बताया था, जॉन वॉन न्यूमैन को बताया था। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है और कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे माना जाता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पहली बार जो मोबाइल बनाया था वो किस वर्ष में बनाया था और किसने बनाया था और उस कंपनी का नाम क्या था। ये तीनों क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का जो पहला पर्सनल पीसी जो है, पर्सनल कंप्यूटर, वो सिद्धार्थ नाम से था, है ना। देखिए आगे जो है, एक एडसेक जो है प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम को, मतलब डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम पर काम करता था, डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम पर या डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर जो है एडसेक काम करता था। और पैकमैन के बारे में हमने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर के खेल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर बनाया गया था। अब देखिए, हो सकता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्या है कि चूंकि प्लेलिस्ट में क्या एक एक टॉपिक को कवर करना होता है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लासेस में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लास का लेवल भी अप होता जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लेक्चर को शुरुआत से ही अटेंड करना है। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण को हम, द क्लासिफिकेशन, है ना, किस तरह से करते हैं क्लासिफिकेशन। तो एक तो होता है आकार के आधार पर कि कौन कंप्यूटर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जैसे आकार के आधार पर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर, है ना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये साइज वाइज जो है कंप्यूटर को हमने बांट दिया। तो इनकी क्या विशेषता होती है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसके बाद में बात आ रही है ना, दूसरा जो हम लोग जिस प्रकार के जो है वर्गीकृत करते हैं कंप्यूटर को, तो दूसरा प्रकार है उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि हमारा उद्देश्य क्या है ना। तो उद्देश्य के आधार पर हम क्या करते हैं, एक तो होता है सिंपल सामान्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य के लिए, और एक स्पेशली एप्लीकेशन के लिए। जैसे आपको पता होगा जो एयरक्राफ्ट होता है जहां पर पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं। तो उस कॉकपिट में भी जो है पूरा ये सॉफ्टवेयर बने होते हैं, हार्डवेयर बने होते हैं। वहां पर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर लगा होता है जो संपूर्ण एयरक्राफ्ट को नियंत्रण कर रहा होता है। कॉकपिट में बैठे बैठे जो है सिंगल हैंडेडली एक व्यक्ति जो है पूरे प्लेन को कंट्रोल करता है। तो वो क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया। तो उद्देश्य ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन, उसके आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा है। आपको ये दिख रहा है, आकार के आधार पर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर के आधार पर बांटा गया है ना। इसके बाद में बात आ रही है अनुप्रयोगों के आधार पर, जो एप्लीकेशंस हैं उनके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है। तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देते हैं। तो कंप्यूटर को इस तरह से तीन भागों में अलग अलग सब डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, आकार के आधार पर
देखिए आकार के आधार पर सबसे पहले कौन आया, माइक्रो कंप्यूटर आया। तो आपको मैं एक जनरल सी बात बता देता हूं कि जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी पाम टॉप है, पाम का मतलब होता है ना, पाम का मतलब जो हाथ में आ सकते हैं, लैप का मतलब होता है गोदी में आ जाए, वो लैपटॉप होता है, पाम टॉप हाथ में आ जाए। और जितने भी जो है ना फोन है, आजकल जो एडवांस फोन्स आ रहे हैं वो सभी भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर भी क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, शानदार प्रश्न है कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी में आया था, इन विच जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर केम। तो ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, 1970 में शुरुआत हो जाती है। और जो आईसीज होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आईसी के खोजकर्ता कौन है। और आईसी के बाद में चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गए। और माइक्रो प्रोसेसर जो है, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल, मतलब ये था इंटेल 4004। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगा और वर्तमान में तो एक चिप पर करोड्स में ट्रांजिस्टर को डिफ्यूज किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कंप्यूटर ऑन ए चिप, आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मदरबोर्ड, आपको याद है मदरबोर्ड में सभी मदरबोर्ड में सभी जो है BOARD मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में क्या है, सभी चिप्स वगैरह हैं, जैसे CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, कैश मेमोरी, CMOS सेल, है ना। इसके अलावा भी जो है इनपुट आउटपुट जो इंटरफेसेस होते हैं वो सभी लगे होते हैं। तो एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर होता है, यही माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, है ना। तो देखो जो माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार का, पुस्तक के आकार का, घड़ी के आकार का, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो ये बात आपको एक पता चल गई। और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, iMac, IBM, एप्पल मैक, तो ये सभी इसके उदाहरण है ना। माइक्रो कंप्यूटर्स के भी कई प्रकार हैं। तो मैंने अभी जो बोला डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ना टेबल वगैरह पे जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप मैंने आपको बता ही दिया, लैपटॉप इसका उदाहरण है। पाम टॉप जो है, जो कि ना पोर्टेबल, पर्सनली इधर से उधर लेके कैरी करके लेके जाया जा सके। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, हाथ में पूरी तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। टैबलेट, जो पीसी, बीच में टैबलेट्स चले थे आपको ध्यान होगा, तो वो टैबलेट्स भी क्या हैं, एक प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा था। PDA का उदाहरण मैं आपको बेस्ट बताता हूँ। जो ब्लैकबेरी के फ़ोन आया करते थे, ब्लैकबेरी, जिसको भारत में फिर बैन कर दिया था, क्योंकि ब्लैकबेरी के जो फ़ोन थे ना वो विशेष सिक्योरिटी रखते थे, है ना। और उसके सर्वर जो है ना, ब्लैकबेरी कंपनी भारत के अंदर स्थापित नहीं कर रहा था कि सर्वर भारत में आ जाए, ताकि है ना किसी भी प्रकार का, क्योंकि उसके बाद है ना टेररिस्ट जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे, ब्लैकबेरी का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उसको डिकोड नहीं किया जा सकता था, वो कोड में क्या बात कर रहे हैं आपस में, और इसीलिए ब्लैकबेरी को हमने बैन कर दिया था। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का बेस्ट उदाहरण ब्लैकबेरी है। और आजकल के जो हमारे पास ये एडवांस फ़ोन है, जिस फ़ोन से मैं भी बना रहा हूँ, तो वो भी क्या है, PDA है, क्योंकि इसमें सब कुछ रहता है, फ़ोन का नंबर, एड्रेस, पता, ईमेल, भंडारण, आंकड़े वगैरह। तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। तो ये PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्क स्टेशन। ये क्या है, विशेष ग्राफिक्स के कामों के लिए इसमें विशेष प्रकार का ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है जो हाई प्रोसेसिंग की क्षमता रखता है। तो जब भी हमको जो है आर्किटेक्चर, भवन निर्माण, इंजीनियरिंग के लिए क्या करते हैं, वी आर यूजिंग वर्क स्टेशंस। तो ये बात समझ में आ गई। तो पहला जो प्रकार है आकार के आधार पे, उसमें हमें जो है माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट हो गया। अब आ रही है बात मिनी कंप्यूटर की। जब भी मिनी कंप्यूटर आए ना, तो देखो माइक्रो क्या होगा, माइक्रो तो सीधी सी बात है, जब भी माइक्रो की बात करते तो 10 की पावर -6 मीटर, माइक्रो ज़्यादा छोटा होता है मिनी से। तो देखो मिनी जो है वो माइक्रो से थोड़े बड़े हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं। इनको सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा ना कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े जो सर्वर्स लगातार चलते रहते हैं, वह सब मिनी कंप्यूटर हैं, है ना। इनको व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से कभी प्रयोग में नहीं लाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। अब देखिए, है ना, MIPS की फुल फॉर्म आपको कभी भी किसी भी पेपर में एग्जाम में आ सकती है ना। MIPS वैसे मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, लेकिन मैं ज़्यादा करेक्ट बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसने थोड़ा सा गलत लिखा, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है, आप सबको पता होगा, 10 लाख।
1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब बात आ रही है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो और मिनी से भी बड़े होते हैं और ये पूरी तरह से केंद्रीयकृत होते हैं, बहुत बड़ी कार्य क्षमता रखते हैं, बहुत बड़ी क्षमता होती है। और जो है जैसे एसबीआई के जो सर्वर है ना, जो हमारा डेटाबेस वगैरह रखते हैं, आपको पता है ना सभी बैंकों का अपना डेटाबेस एक विशेष सर्वर में रहता होगा। वो विशेष सर्वर पूरी तरह से सिक्योर होता होगा, है ना, जहाँ पर हमारे जैसे करोड़ों लोगों के अकाउंट्स हैं। तो वो सभी जो है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर को एज ए सर्वर बना के यूज़ करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। सर्वर क्या होते हैं, जो वन एंड पे रखे होते हैं, जहाँ से हमारा सारा का सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह मेंटेन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्रे1, है ना, क्रे1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था और वो कब बनाया गया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में भारत में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात आ रही है सुपर कंप्यूटर की। तो आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर जो है, देखिए ये आ ही गया। देखिए कंप्यूटर के रिसर्च के अंदर 1976 में क्रे1 जो है ना, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। और भारत में परम 800, याद रखना, भारत में जो पहला बना था सुपर कंप्यूटर परम, है ना, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, परम, PARAM, परम 800, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, है ना। परम 10,000 तो बहुत बाद में बनाया था। और इसको विकसित किसने किया था, CDAC संस्था ने विकसित किया था, है ना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और CDAC का हेडक्वार्टर पुणे में है। तो भारत के जितने भी गवर्नमेंट के जो भी सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो CDAC संस्था बनाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग विशेषकर है ना मौसम भविष्यवाणी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, आपको पता होगा बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, है ना। भारत का सबसे बड़ा सर्वर वो सुपर कंप्यूटर का नाम जरूर बताएंगे मेरे को, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा गया पिछले दिनों में। और जो भी स्टूडेंट जो है देख रहे हैं लेक्चर को, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कंप्यूटर की एक बहुत शानदार क्लास चल रही है। इसी तरह से मैंने इंग्लिश ग्रामर, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री को मैं लाने वाला हूँ, जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे देख सकते हैं। और कम से कम 2, 4, 5 स्टूडेंट को, अपने साथियों को जरूर इस चैनल से जुड़वाइए, ताकि मेरा जो मॉरल जो है वो भी बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए परम 10,000 ये भारत का है। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में बात आ रही है उद्देश्य, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो एक तो सामान्य कंप्यूटर होते हैं, जैसे दस्तावेज, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो हम लोग जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ये तो सब क्या है, सामान्य पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए। विशिष्ट प्रकार के क्या होंगे, विशेष, मौसम, विभाग, उपग्रह, है ना, उन सब का अध्ययन करना है, विशिष्ट, वो सब विशिष्ट में आएगा, है ना। और इसमें जैसे यातायात का नियंत्रण है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोलिंग है ना, एग्रीकल्चर साइंस है, इंजीनियरिंग है, भौतिक विज्ञान है ना। CPU की क्षमता ज़्यादा तीव्र होती है और डेडिकेटेड होता है, जैसे एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम है वो। आप ये भी याद रखना, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, जो सबसे विशालकाय होते हैं आकार में, उनका प्रयोग जो है ना ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग में भी होता है। और इसरो वगैरह जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं, नासा भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सामान्यतः जो है एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। अब आ रही है बात अनुप्रयोगों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आ रहा है एनालॉग, है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर में देखो, जो दाब को मापे, आपको पता है ना सेंसर्स होते हैं आजकल, तो जो दाब को मापे, लंबाई को माप ले, है ना। तो लेकिन उसका, जैसे मैं सबसे बेस्ट उदाहरण बताता हूँ इसमें, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जब भी भूकंप आता है तो भूकंप को कौन मापता है, सिज्मोग्राफ। तो जो सिज्मोग्राफ है वो कोई डिजिटल थोड़ी है। सिज्मोग्राफ तो क्या, वो जितना ज़्यादा कंपन होता है ना, उसमें एक हार्ड बॉल लगी होती है, वो जितना ज़्यादा मूव करती है उसको क्या करते हैं, ग्राफिक्स के रूप में क्या है, एक लाइनों के रूप में दिखला देते हैं। और इसको जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर से। जब इस एनालॉग को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब डिजिटल डिवाइस से जोड़ा जा रहा है। तो जब ये तो हो गया एनालॉग, जो केवल और केवल लंबाई, मापन, सेंसर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो एनालॉग का उपयोग किया जाता है, ये कंप्यूटर मात्राओं, अंकों को बतलाते, जैसे स्पीडोमीटर है। अब
पहले स्पीडोमीटर कैसा आता था, केवल और केवल क्या दिखाता था, एक जो है डंडी दिखाता था, वो बढ़ता था घटता था ऐसे। आज की तारीख में वही स्पीडोमीटर को क्या है, डिजिटल मीटर से कनेक्ट कर दिया गया है और हमको डिजिटल नंबर दिखाई देते हैं कि अभी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है हमारी गाड़ी, है ना। भूकंप सूचक यंत्र जो है, तो ये बात समझ में आ गई। एनालॉग वह जिसमें कोई भी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर वह है जिसमें 0101 बाइनरी कैलकुलेशन हो रही है ना। वो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर दिया या पीसी से कनेक्ट कर दिया, है ना। और हाइब्रिड क्या होता है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। जैसे जो है कार्डियोग्राम जो होता है, कार्डियोग्राम जो हृदय का मापन कर रहा है, तो वो हृदय की बीट को, पल्स को लेकर आ रहा है, उसको डिजिटल कंप्यूटर में दे रहा है, और कंप्यूटर में क्या है, पूरा का पूरा वो मैप दिखाई दे रहा है कि हार्ट बीट कैसे कम और बढ़ रही है। तो इसका मतलब देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस की मशीन पता है ना आपको, किडनी में यूज़ होती है। किडनी जब फेल हो जाती है तो हम लोग डायलिसिस के ऊपर रखते हैं, किडनी को बाईपास कर देते हैं। तो आपको पता है डायलिसिस के अंदर, आपको मुझे साइंस का एक प्रश्न बताना है कि डायलिसिस में कौन सा जो है भौतिक प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है डायलिसिस विधि में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और डायलिसिस किससे रिलेटेड होती है, किडनी से। जब भी किडनी खराब होती है तो हमको डायलिसिस पे रहना होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ है ना बहुत जनरल सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए आज थोड़ा सा जो है थियोरिटिकल क्लास है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेक्निकल क्लास भी आएगी, तो सारे सेक्शन को हम लोग कवर कर लेंगे। और प्रोग्रामिंग और जो है जितने भी है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, नेटवर्किंग, डेटाबेस और पाइथन लैंग्वेज और C++ प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा, देखो वर्तमान जो युग है, अब तो पूरी तरह से कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह पर जो है बहुत बड़ी मार आने वाली है। तो केवल और केवल यूट्यूब या ऑनलाइन जो है वीडियोज़ स्ट्रीमिंग से ही एजुकेशन में, है ना, हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है तो हम लोग सीधा का सीधा क्या है, सर्फिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बैंक में पूरा जो सिस्टम है ऑनलाइन वगैरह, उसमें जो है कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो आपको कुछ जनरल सी सामान्य सी बातें आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, संचार, सिग्नल्स वगैरह में, है ना, इसने तो अभूतपूर्व क्रांति लाई है। फाइबर ऑप्टिक्स, आप मुझे बताइए कि फाइबर ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश का कौन सा सिद्धांत काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल के खोजकर्ता कौन है, वो भारतीय हैं और वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब अमेरिका में रहते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा है फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता। चिकित्सा के रूप में तो आपको पता ही है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ईसीजी, एक्सरेज वगैरह, ये जितनी भी मशीन है उसमें कंप्यूटर का प्रयोग है ना। इसके अलावा आज की तारीख में तो क्या है कि है ना, ई मेडिसिन का मतलब होता है दूर बैठे बैठे डॉक्टर देख लेता है और उसके आधार पर है ना ई मेडिसिन दे देता है। तो दूर दराज के गांव में भी आसानी से क्या है, आजकल कंप्यूटर के कारण लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। आदमी मुंबई में बैठा है डॉक्टर साहब, और वो जो है सुदूर इलाके में है, जो है अपना मेडिकेयर दे सकते हैं। तो वायुयान और रेलवे आरक्षण वगैरह में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा, है ना, रिजर्वेशन में। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट तो आपको पता ही है, वीडियो गेम वगैरह बहुत आसानी से आजकल हमको मूवीज़ वगैरह भी उपलब्ध हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूरी फाइलों को सिक्योर रखता है। पहले कागज वर्क होता था, पेपर वर्क, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे है। सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो है हम लोग डेटा फाइल्स वगैरह को स्पेशल एनकोडेड सिस्टम लगाते हैं। एयरक्राफ्ट को ट्रैक सिस्टम करने में, हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है। कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, जितने भी सेबी वगैरह जो भी है, सेंसेक्स वगैरह में, उनमें वाणिज्य वगैरह में, सभी का फाइनेंशियल दुनिया में इसका तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। और सारे के सारे जो है कैलकुलेशन, गणितीय कैलकुलेशन लगातार चलते रहते हैं। मार्केट में अप हुआ, डाउन हुआ, ये सभी भी बताता रहता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग आपको पता ही है, अकाउंट्स, पुस्तकालय वगैरह में सब में इसका प्रयोग होता है, साइंस और इंजीनियरिंग में। उद्योग जगत में जो है, उद्योग जगत में तो आपको पता ही है आजकल ऑटोमेशन आ गया है, सब चीज़ जो है स्वतः नियंत्रित है। स्टील, केमिकल प्लांट वगैरह सब ये कंप्यूटर के ऊपर ही निर्भर है ना। इसके अलावा जो आजकल कार मैन्युफैक्चरिंग है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, अपने आप ही सिस्टम सिमुलेशन होता रहता है, अपने आप चीज़ें बनती रहती हैं। तो इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये एक डायग्राम में आपको जो है जितनी भी बातें हैं इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सब हमने पढ़ लिया है, सुरक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, विज्ञान वाणिज्य में, संचार में, बैंक वगैरह में। तो ये सभी जो हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं। देखिए आज जो है हमारा ये इस बुक का पहला चैप्टर होने वाला है। आपको ये बुक चाहिए तो आप जो है पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम को इंस्टॉल करें और मेरा टेलीग्राम
जो ग्रुप है उसका नाम है रुद्रा, RUDRA, बिना स्पेस के, रुद्रा एजुकेशन हब, HUB, रुद्रा एजुकेशन हब। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो मैंने सभी प्रकार की बुक्स भी वहाँ पर साथ साथ में मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसको देखेंगे। तो जो है अब बात आ रही है कुछ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल आपने सुना होगा ई कॉमर्स है ना, एम कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स, जो मोबाइल से आजकल आप मोबाइल पर बैठे बैठे भीम ऐप का प्रयोग करके, है ना, पेटीएम का प्रयोग करके, गूगल पे का यूज़ करके जो आसानी से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो मोबाइल कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से क्या है, लेन देन, व्यापार करना, ये सभी क्या है, ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, तो अब कुछ बात कर लेते हैं। डिजिटल घड़ी क्या होगी, एक माइक्रो कंप्यूटर होगा। जो भी पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप और जो हमने वर्क स्टेशन पढ़ा था, है ना, पीडीए जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो है उस पीढ़ी में, और फोर्थ जनरेशन में ही पर्सनल कंप्यूटर्स आए थे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली बार जो है ना हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते थे ना फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, उनमें पंच कार्ड का यूज़ करते थे। और वैक्यूम ट्यूब का प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, देखो वैक्यूम की स्पेलिंग देख लीजिए आप, VACWM होती है, याद रखना W आता है ना, जैसे कॉन्टिन्यूम की स्पेलिंग है। तो पंच कार्ड जो है इसका प्रयोग सबसे पहली बार जोसेफ मैरी ने किया। आप पिछले लेक्चर्स देखिए, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स ने जो जो क्वेश्चन पूछे ना उस सभी के आंसर्स दिए, है ना, कि मोबाइल कीबोर्ड के खोजकर्ता कौन है, माउस के खोजकर्ता कौन है, तो वो आप सब देख सकते हैं। आपको है ना, आपको लास्ट लेक्चर में ये भी मिल जाएगा आईसी के खोजकर्ता कौन है, इंटीग्रेटेड सर्किट के, मैंने आपसे लास्ट जो है लेक्चर में पूछा था। तो देखिए आप जो है मेरी सभी प्लेलिस्ट जो है वो तैयार है, उसमें एक के बाद एक लेक्चर को देखना शुरू कर दें, तो आपको जो है ना इस 2-3-4 महीने में, और मैं कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आप इतना जल्दी जल्दी क्यों वीडियोज़ डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं जो है सारी चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं और एडवांस लेवल पे आपको 3-4 महीने बाद तो मैं बहुत एडवांस लेवल पे चला जाऊँगा चीज़ों पे। तो मैं चाह रहा था कि 3-4 महीने में जितने भी बेसिक कोर्सेज हैं उसको इन डेप्थ जो है 50-60-80 लेक्चर बना के वो जो है प्लेलिस्ट बना दी जाए 12-15 सब्जेक्ट्स की, तो आप उन सभी को देख लेंगे। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि जो आईसीज होती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं। और सिलिकॉन जर्मेनियम से रिलेटेड ये सारी बात मैं आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में पूरा पढ़ाऊंगा। विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है ये पहले था, ये गलत है, इसको मत याद रखना, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ये गलत है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी एका नहीं है, अभी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आया था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पुणे और दिल्ली में दोनों है ना स्थापित किए हुए हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो पूर्ण सर्किट होता है वही क्या होता है, आईसी। तो जो थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, एक्चुअल में उनके ऊपर जो है ना एक आईसी के ऊपर कई हजारों में लाखों में जो है ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में थे और एक आईसी पे हजारों की संख्या में जो है ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं। तो आपको ई कॉमर्स क्लियर हो गया, और आज की तारीख में कंप्यूटर का विभेद, क्लासिफिकेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया, और कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या हैं वो क्लियर हो गए। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा, वो हमने कुछ बेसिक हद तक जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लिया है, कुछ एडवांस बातों को मैं अगले सेक्शन में कवर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप अपने साथियों के साथ जरूर इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।